जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सतीश सर के वीडियोज में। और आज हम फिर से जो साइंस का मॉडरेट जो प्रश्न है उसकी श्रृंखला का पार्ट 2 लेकर आए हैं। और ये रैपिड राउंड की तरह होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हल करने की कोशिश की जाएगी इसमें। आइए शुरू करते हैं वीडियो को बिना कोई समय गवाए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल सतीश सर के वीडियोज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर देंगे, यह बिल्कुल ही फ्री है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है। एक नक्षत्र का रंग किस पर निर्भर करता है? आपके ऑप्शन है सूर्य से दूरी पर, तेजिया पर, घनत्व पर या पृष्ठीय ताप पर। तो एक नक्षत्र का रंग जो निर्भर करता है वो करता है पृष्ठीय ताप पर। तो ऑप्शन डी हमारा सही है कि एक नक्षत्र का रंग पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है कि भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती है। भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती है क्योंकि पहला ऑप्शन है आपका कि क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। ऑप्शन है पानी की पाइपों के संकुचन के कारण। तीसरा है उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण। चौथा है उपर्युक्त सभी के संयुक्त प्रभाव से। देखिए, सबसे पहले इन प्रश्नों को आप रोक कर खुद से सोचेंगे कि क्या इसका हल हो सकता है, उसके बाद आंसर को देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कि क्योंकि जमने पर पानी क्या होता है? फैलता है। जमने पर पानी फैलता है। जमने पर पानी क्या होता है? फैलता है। इसलिए भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती है क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किलोवाट आवर। किलोवाट आवर एक यूनिट है। किलोवाट आवर किसकी यूनिट है? किलोवाट आवर किसकी यूनिट है? ऑप्शंस है ऊर्जा का, शक्ति का, बल का या संवेग का। तो किलोवाट आवर जो यूनिट है, किलोवाट आवर वो ऊर्जा का यूनिट है। वो ऊर्जा का यूनिट है किलोवाट आवर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है? क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है? क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है? ऑप्शंस है उच्च तापमान, निम्न तापमान, घर्षण व टूट फूट या क्रिस्टलों की वृद्धि। तो क्रायोजेनिक किससे संबंधित है? तो निम्न ताप यानी कि लो टेम्परेचर से संबंधित विज्ञान है। लो टेम्परेचर से संबंधित क्या है? विज्ञान है क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक लो टेम्परेचर यानी कि निम्न तापमान से संबंधित विज्ञान है। अगला है कि किस कारण 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप अधिक गंभीर दाह करती है। आप देखे होंगे कि अगर पानी उबल रहा है या गैस का जो कुकर से वो सीटी दे रहा है तो उस समय जो भाप निकलती है वो बहुत ही ज्यादा दाह करती है, यानी कि शरीर को जलाती है। तो यही प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है कि किस कारण से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी अगर है, उबल रहा है, तो उसकी अपेक्षा 100 डिग्री ही सेल्सियस पर भाप अधिक गंभीर दाह करती है। यानी कि भाप में ज्यादा क्या होता है, मतलब बहुत ज्यादा हीट होता है और वह ज्यादा गंभीर दाह करती है, जलाती है। इसका क्या कारण है? ऑप्शंस है कि भाप में कोई विशिष्ट ऊष्माधारिता नहीं होती, भाप में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है, पानी में कोई विशिष्ट ऊष्माधारिता नहीं होती, पानी में संलयन की गुप्त ऊष्मा होती है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा आपका वो होगा बी, यानी कि भाप में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। यानी कि उस पास क्या होता है? भाप में होता है गुप्त ऊष्मा ज्यादा होती है और जिसके कारण वो क्या करती है? दाह ज्यादा करती है। यानी गुप्त ऊष्मा के कारण क्या होता है? दाह ज्यादा करती है। देखिए, हर एक जो तरल होता है, देखिए तरल है जैसे कि पानी है, तेल है, ठीक है, ये सब का क्या है? अपनी एक गुप्त ऊष्मा होती है। ठीक है, यही वजह है कि कोई जल्दी गर्म हो जाता है, कोई देर से गर्म होता है। अगला है कि रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं। यानी फ्रिज जो है आपका, फ्रिज वो खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है क्योंकि ऑप्शंस हैं इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। अगला है इसके न्यून तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं। अगला है इसके न्यून तापमान पर रोगाणु जम जाते हैं। और अंतिम जो ऑप्शन है वो है वह खाद्य पदार्थों को रोगाणु रहित कर देता है।
तो फ्रिज जो खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं, उसका जो मुख्य कारण है कि इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। यानी कि मरे नहीं, जमे नहीं, लेकिन ये क्या होते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, डीएक्टिवेट हो जाते हैं, इनकी ताकत ही क्या होती है, खत्म रहती है। तो इनके न्यून तापमान पर, यानी फ्रिज के न्यूनतम तापमान पर क्या होता है, जीवाणु एवं फफूंदी निष्क्रिय हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, ऐसा आप मानिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि ईंट के बने भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के मकान ग्रीष्म में ठंडे और शीतकाल में अधिक गर्म होते हैं, उसका कारण क्या है। देखिए, कच्चा मकान जो होता है और पक्का मकान, देखिएगा कि पक्का मकान जो है तो गर्मी में बहुत ज्यादा तपता है और ठंडी में बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। इसके उलट जो कच्चा मिट्टी का मोटा मोटा दीवार का जो मकान होता है, वो क्या होता है कि गर्मी में ठंडा रहता है और ठंडी में गर्म होने का एहसास देता है। इसका क्या कारण है, तो अगर ऑप्शन है आपके कि कच्ची मिट्टी अच्छी चालक है, कच्ची मिट्टी बुरी चालक है, कच्ची मिट्टी कम उष्मारोधी है, अंतिम जो ऑप्शन है वो है कि जल वाष्पन से गर्मियों में ठंडा तथा छिद्र से धूप आने के कारण सर्दियों में गर्म हो जाती है। यानी कहता है कि जल वाष्पन से गर्मियों में ठंडक तथा जो छेद होता है घर में, उससे जो धूप आता है उसके कारण सर्दियों में गर्म हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है कि कच्ची मिट्टी का जो घर होता है वो गर्मी में ठंडा और ठंडा में गर्म एहसास देता है। तो इसका जो प्रमुख कारण है वो है कि कच्ची मिट्टी बुरी चालक है। कच्ची मिट्टी ऊष्मा की क्या है, बुरी चालक है। कच्ची मिट्टी ऊष्मा की बुरी चालक है, यानी कि वो ऊष्मा को ज्यादातर एंट्री करने नहीं देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। देखिए, पीला लैंप का देखिएगा कि बहुत दूर से ही जलता रहता है, एक सिंगल रहता है पोल पर, वो पीला जल रहा होता है। उसका क्या कारण है, ठीक है, तो उसमें किस गैस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शंस है सोडियम, नियॉन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। सोडियम, नियॉन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सोडियम, ठीक है। इसमें सोडियम गैस का प्रयोग किया जाता है। वह जो आप पीला वाला देखते हैं ना, इसे जलता रहता है इसमें, ठीक है, दूर से ही आपको दिखाई देता है, यानी कि वो एक तरह से आपको सावधान करता है कि थोड़ा सा धीरे जाए और यहाँ पर क्या है, दुर्घटना हो सकता है। तो वो आपको सावधान करने के लिए वो पीला लाइट जलता रहता है। तो उसमें क्या होता है, सोडियम गैस भरी रहती है। अगला प्रश्न है कि प्रकाशिक तंतु का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। यानी ऑप्टिक फाइबर्स, ऑप्टिकल फाइबर का यूज किसके लिए किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर का यूज किसके लिए किया जाता है, बुनाई के लिए, वाद्य यंत्र के लिए, आंख की शल्य क्रिया के लिए या संचार सेवा के लिए। फिर से कि ऑप्टिकल फाइबर का यूज किसके लिए किया जाता है, यानी प्रकाशिक तंतु इसको हिंदी में कहते हैं, बुनाई के लिए, वाद्य यंत्र के लिए, आंख की शल्य क्रिया के लिए या संचार सेवा के लिए। तो ऑप्टिकल फाइबर का जो यूज हो रहा है वो रहा संचार सेवा में, ठीक है। आप देखते हैं कि जितना बीएसएनएल है, एयरटेल है, जियो है, ये सब क्या ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा ही ये क्या करते हैं, डाटा को आजकल भेज रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह पर, ठीक है। तो प्रकाशिक तंतु का इस्तेमाल संचार सेवा में हो रहा है। अगला है फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अभी ही प्रश्न पिछला था कि फाइबर ऑप्टिक्स, ठीक है, लेकिन अब है कि यह किस सिद्धांत पर काम करता है, फाइबर ऑप्टिकल्स, ठीक है, या ऑप्टिक्स। तो ऑप्शंस है प्रकाश के प्रकीर्णन पर, पूर्ण आंतरिक अवशोषण पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर या ध्रुवन घूर्णन पर, ठीक है। कि ये फाइबर ऑप्टिक्स जो है किस सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शंस है प्रकाश प्रकीर्णन पर, पूर्ण आंतरिक अवशोषण पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर या ध्रुवन घूर्णन पर, ठीक है। तो इसका सही जवाब है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर फाइबर ऑप्टिक्स काम करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर फाइबर ऑप्टिक्स काम करता है। अगला प्रश्न है कि तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखता है, यानी कि स्विमिंग पूल। तरल ताल का यहाँ क्या अर्थ है, स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल जो है, जो उसकी वास्तविक गहराई होती है, जैसे अगर ये 10 फीट गहरा है, ठीक है,
तो ये कम ही दिखता है, 9 फीट दिखता है। जैसे इसमें पानी अगर भरा हुआ है होगा अगर, तो ये 9 फीट ही यानी कम गहरा दिखता है। वैसे इसका और उदाहरण है कि आप बाल्टी को अगर देखिए, ठीक है, तो उसमें पानी रहता है अगर, ठीक है, तो बाल्टी इतना बड़ा बाहर से दिखेगा, लेकिन अंदर से लगा कि अरे ये तो इतना इतना तक उठा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा क्यों दिखाई देता है, ठीक है। हम लोग 10th में भी पढ़े थे कि पानी में रखा हुआ, जैसे यहाँ पर कोई सिक्का है, तो वो क्या होता है, ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, यानी कि लगता है कि ऊपर है ज्यादा। इसका क्या कारण है? अपवर्तन है, प्रकाश का प्रकीर्णन है, परावर्तन है, या व्यतिकरण है, ठीक है, या व्यतिकरण है। तो इसका जो कारण है वो अपवर्तन है। क्या है वो? अपवर्तन है। देखिए, दो तरह की घटनाएं मुख्यतः होती बहुत सारी घटनाएं, लेकिन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि एक ही माध्यम से प्रकाश किरण आके एक सतह से, अपारदर्शी सतह से टकराकर क्या होता है, पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? परावर्तन की घटना, ठीक है। और लेकिन अगर दो माध्यम हो, ठीक है, तो क्या होता है कि प्रकाश की किरण उसको अपने पथ से क्या होता है, थोड़ा सा विचलित हो जाता है, या तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है या अभिलंब से दूर हो जाता है। तो ये जो घटना कहलाती है वो रिफ्रैक्शन यानी कि क्या कहलाती है? अपवर्तन कहलाती है। तो यही अपवर्तन के कारण ही ये बाल्टी में रखा हुआ सिक्का क्या होता है, ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, या बाल्टी में रखी हुई कोई लकड़ी होती है, छड़ होता है, वो टेढ़ा प्रतीत होता है। तो ये सारे प्रश्न किससे संबंधित है? अपवर्तन से संबंधित है, रिफ्रैक्शन से। अगला प्रश्न है कि जब गर्म पानी को अधिक तप्त ग्लास पर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है। यानी कि यदि बहुत ज्यादा गर्म ग्लास हो और उस पर गर्म पानी को क्या हो, तब ग्लास पर क्या हो, छीटा जाए, तो क्या हो, ग्लास ही टूट जाता है। इसका क्या कारण है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके कि अचानक ही ग्लास विस्तारित हो जाता है, अचानक ही ग्लास संकुचित हो जाता है, जल वाष्पित हो जाता है, या अंतिम जो ऑप्शन है आपका वो है कि ग्लास रासायनिक रूप से जल के साथ प्रतिकृत हो जाता है। तो जब देखिए, जब बहुत ही तप्त ग्लास पर पानी को छीटा जाता है तो वह टूट जाता है। इसका क्या कारण है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो है कि अचानक ही ग्लास क्या हो जाता है, संकुचित हो जाता है। यानी कि उसके जो भी अणु है वो क्या होता है, संकुचित हो जाता है, जिससे क्या होता है, ग्लास टूट जाता है। ठीक है, ग्लास, यही आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी, कि अचानक ही ग्लास क्या हो जाता है, संकुचित हो जाता है। इन सब चीजों को याद कर लेंगे। मरीचिका एक उदाहरण है। मरीचिका, आप दूर तक जाते होंगे सड़क उड़क पर गर्मी के मौसम में, तो आप देखते हो कि दूर आपको लगेगा कि पानी लगा हुआ है। अगर बाइक से जाते हैं तो दूर आपको लगेगा क्या, कि पानी लगा हुआ है, लेकिन जबकि ऐसा रहता होता नहीं है, वो आपका भ्रम रहता है। इसीलिए इसका नाम भी मरीचिका पड़ा, मरीचिका लिया गया। मारीच का के बारे में तो आपने सुना होगा, रामायण में जब हनुमान जी जाते हैं संजीवन बूटी लाने, तो मारीच बहुरूपिया का रूप धारण करके उनसे भेंट करता है। तो यही मरीचिका जो है सड़क पर आपको दिखाई देता है दूर, की पानी लगा हुआ है गर्मी के मौसम में खास कर, लेकिन वो आपका क्या होता है, भ्रम होता है, इल्यूजन है आपका। तो मरीचिका एक उदाहरण है किसका? ऑप्शंस है कि केवल प्रकाश के अपवर्तन का, केवल प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, तीसरा प्रकाश के अपवर्तन व पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, चौथा केवल प्रकाश के परिक्षेपण का, केवल प्रकाश के परिक्षेपण का। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, प्रकाश के अपवर्तन का व पूर्ण आंतरिक। यानी कि इसमें दोनों घटनाएं होती है, अपवर्तन भी होती है। याद रखिएगा इसको थोड़ा सा। देखिए ये रैपिड राउंड ये सिस्टम है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम चलेंगे ताकि ज्यादा प्रश्न आपके कवर हो सके, क्योंकि परीक्षा नजदीक है। तो प्रकाश के अपवर्तन का भी है और प्लस पूर्ण आंतरिक परावर्तन का भी है। ये मरीचिका जो है वो प्रकाश के अपवर्तन प्लस पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सामूहिक उदाहरण है मरीचिका। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि कारों के हैंडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार है। कारों के हैंडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार है। पहला ऑप्शन है आपका परवलयिक अवतल, समतल दर्पण, गोलीय उत्तल और बेलनाकार अवतल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होता है। फिर से देखिए, कारों का जो हेडलाइट है, यहाँ पर देखिए हेडलाइट ये है, आगे जो जो रोशनी देता है, ठीक है, ठीक है, ये हेडलाइट है, ठीक है। तो हेडलाइट में प्रयुक्त कौन सा दर्पण होता है? तो इसको याद रखिएगा कि ये तो सबको पता है अवतल है,
हेडलाइट में कौन सा यूज होता है? अवतल दर्पण यूज होता है। लेकिन बेलनाकार या परवलयिक, यहाँ पर दो ऑप्शन है आपके पास। तो याद रखिएगा कि पैराबोलिक जो अवतल होता है, पैराबोलिक यानी परवलयिक जो अवतल होता है वही क्या होता है? हेडलाइट में यूज होता है, ताकि क्या कर सके? प्रकाश को बहुत दूर क्षेत्र प्रदान कर सके और ज्यादा से ज्यादा लाइट को बढ़ा सके। ठीक है, तो परवलयिक, बेलनाकार अवतल नहीं होता है इसमें। ठीक है, परवलयिक पैराबोलिक अवतल इसमें यूज किया जाता है। अच्छा, कार से दो प्रश्न होंगे आपको। एक होगा साइड मिरर, पश्च दर्पण, यानी साइड मिरर जो ड्राइवर के देखिएगा कि बगल में रहता है, इस साइड भी और फिर इस तरफ भी रहता है। तो दोनों साइड जो होता है इसमें होता है उत्तल, उत्तल दर्पण होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर दो प्रश्न पूछे जाएंगे कि यहाँ पर हेडलाइट में क्या है? हैंडलैम्प या हेडलाइट में क्या है? तो अवतल दर्पण, वो भी क्या? पैराबोलिक। ठीक है, और मतलब साइड मिरर जो है, ठीक है, जो बगल में रहता है, जैसे बाइक में हम लोग को रहता है शीशा लगा हुआ देखने के लिए पीछे, तो उस समय क्या होता है? उत्तल होता है, याद रखिएगा, उत्तल दर्पण होता है। यानी कि साइड में उत्तर, साइड में उत्तल लिखिएगा और सामने लिखिएगा, सामने जो रहता है वो अवतल रहता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछे जाते हैं साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का, और सामने जो हेड लैंप होता है या हेडलाइट होता है उसमें परावलयिक अवतल दर्पण होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने पर रंग दिखाई देते हैं, इसका क्या कारण है? यानी कि साबुन के बुलबुले पर क्या होता है? अगर प्रकाश पड़ता है तो वो चमकने लगता है, कलरफुल हो जाता है, उसका क्या कारण है? चलिए ऑप्शंस हैं, विवर्तन, ध्रुवन, व्यतिकरण या परावर्तन। फिर से सुन लीजिए, साबुन के जो बुलबुला होता है, देखिएगा हवा में उड़ेगा अगर और उस पर लाइट पड़ता है तो वह रंगीन दिखाई देने लगता है, इसका क्या कारण है? ठीक है, तो इसका कारण है व्यतिकरण। ठीक है, व्यतिकरण, याद रखिएगा, इस सबको याद ही कर लीजिएगा। व्यतिकरण, देखिए प्रकाश में बहुत सारी घटनाएं होती है, परावर्तन है, अपवर्तन है, ध्रुवन है, व्यतिकरण है, ये सब घटना प्रकाश का ही है। ठीक है, तो व्यतिकरण की घटना के कारण वो दिखाई देता है रंगीन, साबुन का बुलबुला। अगला प्रश्न है कि वर्णांधता का दोष किस लेंस के प्रयोग से दूर किया जाता है? वर्णांधता का दोष किस लेंस के उपयोग से दूर किया जाता है? वर्णांधता का जो दोष होता है वह किस लेंस के प्रयोग से दूर किया जाता है? उसका ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, सिलेंडर लेंस या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए दोस्तों कि वर्णांधता जिसमें क्या होता है कि कलर जिस रंग में होता है उस रंग में हमारी आंखें देख नहीं पाती है, यानी वर्ण मतलब रंग, रंग से संबंधित जो अंधापन है वो वर्णांधता कहलाती है। और इस दोष के उपाय के लिए इसमें से किसी भी लेंस का उपयोग नहीं किया जाता है, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या सही है? डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। और न ही इसका सर्जरी होता है, न ही इसका कोई दवाई होता है। लेकिन अब कुछ नई टेक्नोलॉजी के तहत कुछ जो है कॉन्टेक्ट लेंस आ गए हैं इसके लिए, लेकिन फिर भी पूरी तरह से ये उतना इफेक्टिव नहीं है। तो यहाँ जो ऑप्शन है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि वर्णांधता के दोष के लिए इसमें से कोई भी लेंस उपयोगी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन डी सही है। अगला है कि किसके प्रयोग से निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया को ठीक किया जा सकता है? किसके प्रयोग से निकट दृष्टि दोष मायोपिया को ठीक किया जा सकता है? ठीक है, ऑप्शंस है बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस या समतल लेंस। बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस या समतल लेंस। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है अवतल लेंस। अवतल लेंस का उपयोग करके क्या होता है? वह निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया को ठीक किया जा सकता है। देखिए निकट दृष्टि दोष क्या होता है दोस्तों? निकट दृष्टि दोष जो होता है, देखिए इसके नाम के उलट इसको याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष का मतलब है कि निकट की वस्तु सही दिखाई देती है, निकट की वस्तु सही दिखाई देती है और दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। निकट की वस्तु सही दिखाई देती है और दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। और इसके लिए जो चश्मा यूज होता है उसमें अवतल लेंस होता है, यानी कि इसमें माइनस में होता है। ठीक है, अवतल लेंस होता है और इसमें माइनस में होता है। तो निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहते हैं, मायोपिया भी क्वेश्चन में आ सकता है आपको, या निकट दृष्टि दोष। और इसको जस्ट उल्टा याद रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष का मतलब है कि निकट सही है और दूर गलत है, दूर का नहीं दिखाई देता है। इसके जस्ट उलट क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया या दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इसमें क्या होता है कि निकट का ही नहीं दिखाई, दूर का क्या होता है? दूर का दिखाई देता है और निकट का ही क्या होता है? नहीं दिखाई देता है। देखिएगा कि लोग पेपर को थोड़ा आंख से दूर करके ऐसे करके देखते हैं। ठीक है,
तो इसके लिए क्या होता है, उत्तल लेंस का यूज किया जाता है, प्लस में होता है इसका चश्मा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है। रात में कुहासे और कोहरे में फोटोग्राफी करना किसके प्रयोग के कारण संभव है? रात में कुहासे और कोहरे में फोटोग्राफी करना किसके प्रयोग के कारण संभव है? ऑप्शन है पराबैंगनी किरण, अवरक्त विकिरण, सूक्ष्म तरंगी विकिरण या गामा विकिरण। यानी तो रात में कुहासे और कोहरे में भी आजकल हम फोटोग्राफी क्या होता है, कर पाते हैं। तो इसका क्या मतलब कारण है? तो इसका जो मतलब इसे जिसने संभव बनाया है वो है अवरक्त विकिरण। ठीक है, यानी कि इंफ्रारेड। इंफ्रा रेड जो है, ठीक है, देखिए आप जानते हैं कि जब प्रिज्म से होकर प्रकाश गुजरता है तो वह क्या होता है, 7 अपने अवयवी घटकों में विभक्त हो जाता है। तो सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य वाली किरण कौन सी है, रेड, और सबसे कम कौन है, बैगनी। ठीक है, वायलेट। ठीक है, तो क्या होता है, याद रखिए कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, वेवलेंथ, और बैगनी का जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होता है। लेकिन कुछ प्रकाश ऐसे होते हैं जिसका वेवलेंथ यानी कि तरंगदैर्घ्य लाल से भी ज्यादा होता है। तो लाल से जो ज्यादा हुआ यानी रेड से जो ज्यादा है वो इंफ्रारेड है, रेड से जो ज्यादा है वो इंफ्रारेड है, और बैगनी से भी जो कम है वो अल्ट्रा वायलेट है, यानी पराबैंगनी। अल्ट्रा वायलेट यानी कि पराबैंगनी है। याद रखिएगा, लाल से भी ज्यादा जिसका है वो अवरक्त है या इंफ्रारेड है, और जो वायलेट से भी कम है वो अल्ट्रा वायलेट है या पराबैंगनी है। तो ये जो अवरक्त प्रकाश है ये काफी इंपॉर्टेंट है, लेजर वगैरह में इसी का यूज होता है, इंफ्रारेड का ही, जो लाल से भी बहुत ही पावरफुल होता है ये, और लाल से भी ज्यादा इसका तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ होता है। तो पराबैंगनी किरण, अवरक्त किरण, सूक्ष्म तरंगी या गामा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अवरक्त प्रकाश यानी कि इंफ्रारेड, इसी को अवरक्त कहते हैं, इंफ्रारेड को ही अवरक्त कहते हैं। इसका उपयोग करके रात के कोहसे में भी फोटोग्राफी आजकल हम कर सकते हैं। तो यहाँ से प्रिज्म से दोस्तों एक सवाल और भी पूछा जा सकता है कि कौन सा कलर जो है श्वेत प्रकाश विभक्त होने पर प्रिज्म द्वारा सबसे ज्यादा विचलित होता है? तो सबसे ज्यादा विचलित होने वाला में बैगनी है, क्योंकि इसकी ताकत कम है। देखिए वेवलेंथ जिसका कम होगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा विचलित होगा। जिसमें देखिए जो आदमी में ताकत कम होता है उसको धक्का दीजिएगा तो ज्यादा दूर जाके गिरेगा वो। तो यही हाल बैगनी का है। तो बैगनी में ताकत क्या होती है, कम होती है, तो इसका विचलन सबसे ज्यादा मुड़ता ये अपने रास्ते से, यही है बैगनी। और लाल में चूंकि वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तरंग दैर्घ्य, तो क्या होगा, इसका विचलन सबसे कम होगा। तो याद रखिएगा इसको कि लाल का वेवलेंथ ज्यादा है तो विचलन सबसे कम है, बैगनी का वेवलेंथ सबसे कम है तो विचलन सबसे ज्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि समुद्र के पानी के नीले होने का क्या कारण है? समुद्र के पानी के नीले होने का कारण है, ऑप्शन है आपके कि जल अणुओं द्वारा नीले रंग को छोड़कर अन्य रंगों का अवशोषण कर लिया जाता है। अगला है कि जल अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो अगला है कि समुद्र जल की अशुद्धता द्वारा नीले प्रकाश का परावर्तन होता रहता है। चौथा है समुद्र जल द्वारा नीले आकाश का परावर्तन होता है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है बी, कि जल अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का क्या प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। इसमें प्रकाश को छितराया जाता है, नीले रंग के प्रकाश को बहुत ज्यादा। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, जल अणुओं द्वारा क्या होता है, नीले प्रकाश का बहुत ज्यादा छितराव होता है, इस कारण पूरा का पूरा समुद्र कैसा लगने लगता है, नीला लगने लगता है। ठीक है, देखिए और इसमें क्या होता है, देखिए नीले प्रकाश में क्या है कि इसका स्कैटरिंग बहुत ज्यादा होता है, छितराव बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण पूरा क्या होता है, समुद्र नीला होने लगता है। अगला है तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? 10th क्लास का ये प्रश्न आपने कई बार देखा होगा। तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? ऑप्शंस है प्रकाश का परिक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वायुमंडलीय परावर्तन या वायुमंडलीय अपवर्तन। तो इसका जो सही जवाब है वो है वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन ही क्या है, तारों के टिमटिमाने का कारण है, वायुमंडलीय अपवर्तन। वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य दर्पण होता है कौन सा? अभी हमने बताया पश्च दृश्य दर्पण का मतलब है यहाँ पर साइड मिरर। साइड मिरर जो पीछे देखने के लिए काम आता है ड्राइवर्स को। ठीक है, जैसे बाइक में भी हम लोग के होता है साइड मिरर। तो कौन सा दर्पण यूज होता है, साधारण दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या प्रतिलोमित दर्पण? तो आप ही बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल सही, इसका सही जवाब होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण साइड मिरर के रूप में यूज होता है।
अगला प्रश्न है कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र का नाम क्या है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र का क्या नाम है? ऑप्शन है एम्पलीफायर, आलापक, माइक्रोफोन या प्रेस। ठीक है, तो कौन सा है इसमें से? ध्वनि ऊर्जा को, देखिए ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, कौन सा इसमें? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, यानी कि माइक्रोफोन। हम माइक्रोफोन में क्या करते हैं? बोलते हैं, और वह क्या करता है? उस ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है, और उसको फिर ढोता है, ठीक है, और फिर स्पीकर के द्वारा उसको आउटपुट करता है। तो फिर वहां पर दूसरी चीज है, स्पीकर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को फिर क्या किया? ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ हमारा प्रश्न था कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो वो माइक्रोफोन यानी माइक जो है, जिसको हम माइक कहते हैं, हेलो हेलो चेक करते हैं, तो माइक जो होता है वो क्या करता है? विद्युत ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, माइक्रोफोन। अगला है डेसिबल इकाई का उपयोग किया जाता है। डेसिबल इकाई का उपयोग किसमें किया जाता है? प्रकाश की गति के लिए, ऊष्मा की तीव्रता के लिए, ध्वनि की तीव्रता के लिए, या रेडियो तरंग की आवृत्ति के लिए? रेडियो तरंग की आवृत्ति के लिए। तो हमारा ऑप्शन सी सही है, ध्वनि की तीव्रता हम मापते हैं डेसिबल में। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापते हैं? डेसिबल में हम ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। अगला प्रश्न है पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है। पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है विशिष्ट रूप से कितना? 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर, 20,000 किलो हर्ट्ज से ऊपर, 200 किलो हर्ट्ज से ऊपर, या 2 किलो हर्ट्ज से ऊपर? तो पराश्रव्य तरंग की जो आवृत्ति होती है, ठीक है, वो कहां से कहां होती है? 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर, 20,000 किलो हर्ट्ज से ऊपर, 200 किलो हर्ट्ज से ऊपर, या 2 किलो हर्ट्ज से ऊपर? तो पराश्रव्य तरंग की जो ये होती है वो 20,000 किलो हर्ट्ज से ऊपर उसकी आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी होती है, इसको याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा इसमें किलो नहीं है, याद रखिएगा, इसमें किलो नहीं है, वो गलती से हो गया ये कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर जो ध्वनि होगी उसको पराश्रव्य यानी अल्ट्रासोनिक साउंड्स कहते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड्स कहते हैं। देखिए 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, किलो होगा तो फिर ये 1,000 से ये कम हो जाएगा, ठीक है, भाग हो जाएगा। तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर जो भी फ्रीक्वेंसी की जो ध्वनि तरंगे होती है उसको पराश्रव्य तरंग कहते हैं। तो याद रखिएगा पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है, अल्ट्रासोनिक साउंड्स की कितनी होती है, अल्ट्रासोनिक वेव की? तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर उसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति होती है। अगला प्रश्न है कि किस उपकरण का प्रयोग पवन के बल व वेग को मापन के लिए किया जाता है? किस उपकरण का प्रयोग पवन के बल व वेग के मापन के लिए किया जाता है? ऑप्शंस हैं एमीटर, एनेमोमीटर, अल्टीमीटर, ऑडियोमीटर। तो पवन यानी कि जो हवा तेज चलती है उसका बल व वेग किससे मापा जाता है? ठीक है, का मापन कैसे होता है? मापन किसके द्वारा होता है? एमीटर के द्वारा, एनेमोमीटर के द्वारा, अल्टीमीटर के द्वारा, या ऑडियोमीटर के द्वारा? तो एनेमोमीटर के द्वारा पवन का बल व वेग मापा जाता है, एनेमोमीटर के द्वारा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, एनेमोमीटर के द्वारा पवन का बल व वेग मापन होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिएगा डॉक्टर साहब जाते हैं तो आपको आला लगा के नहीं देखते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, तो स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शंस है धारा का ध्वनि में रूपांतरण, ध्वनि का धारा में रूपांतरण, ध्वनि का परावर्तन, या प्रकाश का परावर्तन? यानी किस सिद्धांत पर स्टेथोस्कोप जो होता है, आला जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है, वो काम करता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, ध्वनि के परावर्तन पर के सिद्धांत पर यह काम करता है। ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर यह काम करता है स्टेथोस्कोप यानी कि आला। चलिए आगे बढ़ते हैं कि चमगादड़ जो है बाधाओं का पता लगा सकते हैं। चमगादड़ बाधाओं का पता लगा सकते हैं क्योंकि वे उत्पन्न करते हैं, क्या उत्पन्न करते हैं वो? पराध्वनिक तरंगे, पराश्रव्य ध्वनि तरंगे, अपश्रव्य ध्वनि तरंगे, या सूक्ष्म ध्वनि तरंगे? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार ये पूछा भी जाता है बहुत सारे कंपटीशंस में कि चमगादड़ जो है बैट, वो बाधाओं का, उसके आगे जो भी ऑब्स्टेकल होता है, जैसे वो उड़ रहा है उसके आगे अगर कोई घर है या ये है तो उसको पता चल जाता है, ठीक है, उसका कारण क्या है?
पराध्वनिक तरंगे है, पराश्रव्य ध्वनि तरंगे है, अपश्रव्य है या सूक्ष्म ध्वनि तरंगे है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है पराश्रव्य। देखिए वो अल्ट्रासोनिक अल्ट्रासोनिक साउंड वेव जो है वो प्रोड्यूस करता रहता है, और जो टकरा कर आता है उससे उसको क्या होता है, उसका जो वो है सेंस ऑर्गन है वो समझ जाता है कि यहाँ पर कोई बाधा आगे है, वो उसी हिसाब से उड़ता है। तो यही वजह है कि वो अंधेरे में भी क्या होता है, आसानी से उड़ जाता है और बाधाओं का पता, क्योंकि वो क्या होता है अल्ट्रासोनिक वेव को निकालते रहता है, और जिससे क्या होता है जो टकरा कर वापस आता है तो उसको ग्राह्य कर लेता है और पता चल जाता है कि आगे कोई बाधा तो नहीं है, जिससे वो आसानी से उड़ पाता है। ठीक है, प्रकाश विद्युत सेल बदलता है, वर्ग प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। ऑप्शंस है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ताप ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, या प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो प्रकाश विद्युत सेल क्या करता है, प्रकाश विद्युत सेल करता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। देखिए प्रकाश विद्युत सेल उसने कहा, तो जैसा बिल्कुल यहाँ पर यह संभव था कि प्रकाश ऊर्जा को ही ये क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है प्रकाश विद्युत सेल। अगला प्रश्न है हमारा कि मॉडेम संक्षिप्त नाम है किसका। ठीक है, ऑप्शंस है मॉडर्न डिमोर्केटर, मॉड्यूलेटर डिमांड, मॉडर्न डिमॉड्यूलेटर, या मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। तो मॉडेम जो है किसका नाम है। ठीक है, मॉडेम, अच्छा मॉडेम आपने देखा होगा, जैसे आप साइबर कैफे में जाते हैं, साइबर कैफे में जाते हैं तो वो लोग नेट कैसे चलाते हैं, उसमें क्या होता है वो केबल का एक कनेक्शन लिए रहते हैं, बीएसएनएल या जो भी कंपनी उनकी प्रोवाइडर होती है, और ऐसा देखे होंगे उस पर खूब बल्ब टिमटिमाते रहता है। ठीक है, और इसमें बहुत सारा तार आके लगा रहता है और उसी से उस सब कंप्यूटर को नेट से जोड़े हुए रहता है, तो ये कहलाता है मॉडेम। ठीक है, और मॉडेम का नाम जो फुल फॉर्म है वो है हमारा ऑप्शन जो डी है यहाँ पर, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। देखिए मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर ये दोनों का संक्षिप्त जब रूप होता है तो मॉडेम का निर्माण होता है। देखिए मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ठीक है, इसी का संक्षिप्त नाम क्या है, मॉडेम है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि एक संहत चक्रिका यानी कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी में सामग्री भंडारण की कौन सी प्रणाली यूज होती है। यानी कि आप लोग सीडी खूब देखे होंगे, बचपन से ही हम लोग सीडी, पहले तो आज की तरह ये पेन ड्राइव या मतलब अब तो खैर ओटीटी आ गया, बहुत सारा ये व्यवस्था हो गया, लेकिन सबसे पहले क्या होता है वो रील वाला पहले वीसीआर आता था, उसके बाद क्या आने लगा, सीडी आने लगा। तो सीडी बहुत दिन तो तक चला है, ये इसका फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क, याद रखिएगा। कभी कभी ये प्रश्न कुछ कॉम्पिटिशन्स में पूछे भी गए हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी। तो कॉम्पैक्ट डिस्क में जो स्टोर रहता है, जो बहुत सारा, जैसे पेन ड्राइव में बहुत सारा हम क्या करते हैं डेटा को स्टोर करते हैं, तो कॉम्पैक्ट डिस्क में भी क्या रहता है, डेटा स्टोर रहता है, चाहे वो वीडियो के रूप में हो, ऑडियो के रूप में हो, ग्राफिक्स के रूप में हो, तो क्या होता है डेटा स्टोर रहता है। अच्छा ये किस सिस्टम का यूज करता है, ठीक है, चुंबकीय का, प्रकाशीय का, विद्युतीय का, विद्युत यांत्रिकी का। तो याद रखिएगा ये प्रकाश की है, यानी कि ऑप्टिकल ये यूज करता है भंडारण की विधि, यानी ये पूछ रहा है कि भंडारण की कौन सी विधि सीडी में यूज होता है, तो प्रकाशीय भंडारण की विधि उपयोग की जाती है कॉम्पैक्ट डिस्क में। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा यह जो वीडियो का श्रृंखला है वह पसंद आया होगा। इसमें अच्छे से प्रश्न लिए गए हैं, कुछ थोड़े से बहुत ही इजी थे, लेकिन बाकी जो थे वो मॉडरेट थे प्रश्न। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, हमको कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है, इससे हमारा क्या होता है उत्साहवर्धन होता है। तो फिर से मिलते हैं अगली सीरीज में। जय हिंद, जय भारत।